तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था ईएमएफ के बारे में कि अगर मुझे ईएमएफ फाइंड आउट करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में, तो एक बार बताया था म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने क्या बताया था उसके बारे में। थोड़ा सा मैं लास्ट क्लास में मैंने यहीं तक पढ़ा था आपको, है ना। तो मैंने पढ़ाया था म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक क्या है, एक कॉइल है इधर, और इस कॉइल के अंदर मैंने क्या करता हूँ, करंट फ्लो करवा रहा हूँ, और एक कॉइल मैंने यहाँ रखा, तो इस कॉइल के अंदर मैंने कुछ नहीं लगाया मैंने, और इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया था मैंने, और मैंने जब इसमें करंट फ्लो करवाया एंड आई इज चेंजिंग, और मेरा करंट जो था वेरिएबल था एंड इट इज चेंजिंग विद टाइम, टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है बच्चों। तो उस कंडीशन में क्या था कि अगर यहाँ से करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसका बढ़ेगा, और इसके मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से ये अपने आप करंट इसमें इंड्यूस हो जाएगा बच्चों। ये बताया था ना मैंने, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। चाहो तो आप लोग इसको वीडियो में देख सकते हो कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया, जो किया था मैंने इसमें किया था, लेकिन मैंने इसमें करंट के चेंज होने से मेरा ये चेंज अपने आप हो गया। इसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। बोलो, अब आप कह रहे हो कि भैया इसमें यही सोर्स है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको करंट चेंज होना चाहिए। अब है स्विच लगा दो, स्विच लगा कर क्या करोगे आप, यहाँ पे स्विच लगा दीजिए, इसको ऑन ऑफ करते रहो, अपने आप करंट चेंज होता रहेगा। नहीं बात समझ में आई, नहीं बात समझ में आई, तो ये चलता रहेगा अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। मैंने इसी बारे में थोड़ा बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में, और एक बार रिकैप करवाया था आप लोगों को उसमें। तो मैंने इसे बताया था कि अगर मेरे पास ये कॉइल है और इस कॉइल से अगर मान लो कि मैंने करंट को पास करवा रहा हूँ और साइड में दूसरा कॉइल है, तो अगर मैं इसमें करंट बढ़ाता हूँ या करंट को चेंज करता हूँ तो इसमें अपने आप ही क्या हो जाएगा बच्चों, दोबारा समझिए कि इस कॉइल में करंट बढ़ाने से या करंट को चेंज करने से इसमें अपने आप ही एक करंट इंड्यूस होता है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, बस मैंने इसको इसे पास में रखा है और मैं इसे करंट को चेंज कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से अपने आप ही इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बना और उसकी वजह से क्या, इसमें एक करंट इंड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हुआ, इसमें करंट इंड्यूस हुआ। नहीं बात समझ में आई, मैंने आपसे बताया था ना मैंने कि अगर करंट बढ़ाओगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हुआ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज आएंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब क्लोज आएंगे तो गारंटीड बात है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से निकलेंगी। अगर इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब निकलेंगी तो इसका फ्लक्स भी चेंज होगा, इसका फ्लक्स चेंज तो इसमें इंड्यूस करंट इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। बताया था ना मैंने ये सब चीज़। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ओनली इसको चेंज किया, ये अपने आप चेंज हो गया। यही तो गेम था ना, दिस वॉज द गेम, एंड इसी गेम को हमें खेलना है। यही गेम था और इसी गेम को हमें रेगुलर खेलते रहना है बच्चों। तो यही समझना है, इसी को कवर करना है, इसी को ठीक करना है बच्चों। तो यहां से मैंने एक बात कही थी कि हमारे पास अगर मान लीजिए कि इसके अंदर मैंने कोई करंट फ्लो करवाया, मान लो इसके अंदर I1 करंट था और इसके अंदर मैंने मान के चलो इसका फ्लक्स भी कुछ ना कुछ फ्लक्स φ1 था, इसका फ्लक्स φ2 था। तो मैंने बताया था इसका फ्लक्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, I1 के प्रोपोर्शनल होगा। दादा कि जितना इसका करंट बढ़ाओगे उतना ज़्यादा इसमें इसका फ्लक्स चेंज होगा, जितना करंट इसका बढ़ाओगे फ्लक्स उसका इतना ज़्यादा चेंज होता रहेगा। क्योंकि देखो इसमें करंट जितना बढ़ेगा तो गारंटीड बात है इसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा पास होंगी और यहाँ से निकल के इसमें पास होंगी तो फ्लक्स का चेंज होगा। मतलब इसका फ्लक्स जो होता है वो इसके I1 करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि φ2 का टोटल जो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल किसके होगा, I1 के होगा। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैंने एक MI किया था। मैंने M क्या था, इट्स अ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस था, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने बताया था, म्यूचुअल इंडक्टेंस बताया था मैंने, याद है इसको, ऐसा कुछ बताया था मैंने। तो उसका नीचे में इसकी ऐसा यूनिट बताई थी मैंने, ऐसा यूनिट कैसे कैसे क्या होगी इसकी, वही है वीबर पर एम्पेयर होगी बच्चों, और क्या बनेगी इसकी, हेनरी, है ना, एच बताया था। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये डिपेंड करता है अपनी ओरिएंटेशन के ऊपर, डिपेंड करता है अपने सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा,
और डिपेंड करेगा अपनी ज्योमेट्री के ऊपर। कभी भी ये फाई और आई के ऊपर डिपेंड नहीं करे म्यूचुअल इंडक्टेंस, याद रखना। ये रूल मैंने बताया था आपको मैंने कि अगर मैं बोलता हूँ कि फाई टू टोटल जो होता है दैट इज इक्वल टू, मैंने बोला एम और आई बोल दिया, तो एम लिख दिया मैं, आई एम अगर मैं लिख देता हूँ कि फाई टू टोटल अपॉन में आई दैट इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलो कि भाई मैं इसमें आई बढ़ा दूंगा तो एम, आई कम करूंगा तो एम बढ़ जाएगा, आई बढ़ा दूं तो एम कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, ये कभी भी डिपेंड नहीं करेगा आई के ऊपर और फाई के ऊपर, कभी डिपेंड नहीं करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन, इट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री, इट डिपेंड्स अपॉन द सेपरेशन बिटवीन द कॉइल्स। याद है, ये सब मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, मैंने सब मैंने पढ़ाया था इसके बारे में। फिर मैंने आपको इसके बाद मैंने आपको कुछ बातें और सिखाई थी, और वो बात क्या थी बच्चों, समझना, वो डिस्टर्ब है। फिर मैंने आपको इसमें कुछ बातें और सिखाई थी इसमें, और बोला था कि इसमें कुछ बात समझना कि अगर मुझे इसका ईएमएफ निकालना हो तो ईएमएफ किसके बराबर होता है बच्चों, सीखो जरा, लिख लो इसमें लिखना ईएमएफ ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर बात करता इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करता हूं उसमें, तो क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, ऐसे मैं बोला E2 जो होता है दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा। अगर मान लीजिए कि मेरे पास कॉइल 1 है और ये कॉइल 2 है बेटा, तो कॉइल 1 में मान के चलो ऐसे मेरे पास करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसमें इसका जो फ्लक्स है φ1 बोल दो और करंट I1 बोल दिया, और इसका फ्लक्स मैंने φ2 बोल दिया। तो मुझे पता था कि आपको याद होगा अगर फ्लक्स चेंज होगा तो गारंटेड बात है उसमें करंट इंड्यूस होता है या उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है बच्चों। तो मैंने बताया था कि E2 जो होगा इज माइनस डी बाय डी टी ऑफ φ2 टोटल होगा। किसी भी कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दैट इज इक्वल टू क्या है, माइनस में क्या होगा, φ2 टोटल बराबर होगा। याद है फैराडे लॉ क्या कहता है, फैराडे लॉ कहता था बच्चों, फैराडे लॉ ने क्या बात की सिखाई है अपन को, वो सिखाया है कि मेरे पास अगर ईएमएफ निकालना किसी कॉइल के अंदर तो क्या होता है, माइनस में डी बाय डी टी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आप निकाल दीजिए वो आपके ईएमएफ के बराबर होगा। तो मुझे पता करना है कि भाई मेरा एग्जैक्टली इस कॉइल से कितना ईएमएफ निकल रहा है, तो मैंने बोला φ2 टोटल जो है इसका पूरा का पूरा ईएमएफ है, तो मैं इसका रेट ऑफ चेंज निकाल लूंगा तो मेरा E के बराबर होगा। और क्योंकि मेरा φ2 टोटल तो किसके बराबर होता है, वो तो MI के बराबर होता है, डी बाय डी टी ऑफ MI। लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने इसके बारे में, MI1 बताया था मैंने, क्योंकि M कांस्टेंट होता है तो माइनस M को बाहर निकालेंगे तो डी बाय डी टी ऑफ MI1 कर लेंगे। तो ये बोलता है कि अगर मेरा I1 लगातार चेंज हो रहा है तो ये काम चलेगा। अगर मेरा I1 कांस्टेंट आ गया तो अगर किसी भी कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो हो जाएगा, तो मेरा क्या ईएमएफ क्या होगा बच्चों, जीरो हो जाता है। तो मैंने बताया था कि इफ I1 इक्वल टू कांस्टेंट, अगर मेरा I1 कांस्टेंट हो गया तो E2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस में M और d बाय डी टी ऑफ ए कांस्टेंट हो जाएगा। तो E2 इक्वल टू क्या है, माइनस में M इंटू जीरो हो जाएगा, आंसर क्या, जीरो आ गया। तो E2 की वैल्यू क्या है, जीरो। यानी कि एक बात कह दी इन्होंने कि E2 में इंड्यूस ईएमएफ तभी होगा, है ना, या बोल सकते हैं क्या, व्हेन I1 is changing, EMF is induced। अगर I1 चेंज होगा तभी EMF इंड्यूस होगा। इफ I1 is constant, ठीक है, E2 will be जीरो। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये होता है, याद रहेगी बात। I1 को चेंजिंग है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, आज जैसे ही I1 कांस्टेंट हो गया E2 जीरो हो जाएगा आपके पास। कितना क्लियर, ये लास्ट वाली क्लास का मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया मैंने आप लोगों को। अब मैं यहाँ से कुछ बातें बताना चाहता हूँ, नोट करना है जी। लास्ट क्लास में मैंने यहाँ तक नोट करवा दिया था, मैंने लास्ट क्लास आपको पढ़ाया था मैंने यहाँ तक। इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, यूट्यूब पे मैंने सबको लिख दिया इसको। तो मेरे प्यारे बच्चों ये अपना कवर हो चुका है पूरा का पूरा। आप चाहो तो उसको मैं लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ाया था, आज इसके बाद पढ़ाऊँगा बच्चों। अब इसके बाद पढ़ना, और आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, बहुत छोटा लेक्चर है, बहुत छोटा लेक्चर, मज़ेदार है और काम चलाओ लेक्चर है, ठीक है।
देखो मुझे पता है कि E2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस में m di1 अपॉन dt के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम E2 लिख देते हैं, मॉड के अंदर क्या होता है m di1 अपॉन dt कर देते हैं। ठीक है भाई, हम ऐसा कुछ कर देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ से एक बात सुनते हैं, m इक्वल टू क्या है, मॉड में क्या होता है बच्चों, E2 अपॉन में di1 अपॉन में dt होता है बच्चों। ठीक, तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं m को, बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे एग्जैक्टली क्या होता है अंदर। जैसे मान लो कि मेरे पास di/dt जो होता है, di1 अपॉन में dt जो होता है, अगर मान लो मैं बोलता हूँ 1 एम्पेयर पर सेकेंड होता है, 1 एम्पेयर पर सेकेंड, मतलब समझ रहे हैं कि मान लीजिए कि मेरे इस कॉइल के अंदर जो मेरा I1 जो करंट है बेटा, I1 करंट अगर 1 एम्पेयर पर सेकेंड से अगर मेरा करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो इसके अंदर जो क्या है, इसके अंदर जो होगा ना, जो E2 जो होगा है ना, दैट इज बराबर किसके होगा, इज इक्वल टू m के बराबर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो बोलो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, इन कॉइल सेकेंड, म्यूचुअल इंडक्टेंस is equal to induced EMF in secondary coil when current is flowing at the rate of 1 ampere per second इन प्राइमरी कॉइल। मतलब कहता है कि अगर मेरे प्राइमरी कॉइल में जो I1 जो होगा अगर 1 एम्पेयर पर सेकंड के रेट से फ्लो कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो m के बराबर होता है, बस नथिंग एल्स। कितना क्लियर बेटे, डाउट है? यही है कॉन्सेप्ट एंड वही वाला याद है, यही है ना, जल्दी कर लो ठीक है। तो बच्चों ये तो टॉपिक हो गए अपने कवर, ठीक है, ये तो टॉपिक अपने कवर हो चुके हैं। एक लास्ट टॉपिक है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का, जो एग्जाम में आते रहता है, नोट कर लिया भाई इसको। एक लास्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, देख लो कि मान लो कि आपके पास एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड के अंदर एक और सोलेनॉइड है ना, मतलब एक बहुत लंबा सोलेनॉइड है और उसके अंदर एक और सोलेनॉइड डाल दिया हमने। कराया तुम, पढ़ा है तुम लोगों ने इसके टॉपिक को, स्कूल में करवाया होगा तुम लोगों को, है ना, चलो बढ़िया है। नहीं ये इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है, ये बता दो भाई, ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है, क्योंकि अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं इसमें। देखो उसका क्या लिख लो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस for a pair of long solenoid of equal length placed one inside another। देखो मतलब समझ रहे हो कि आपके पास क्या है, आपके पास बोला हुआ है कि दो लंबे लंबे सोलेनॉइड हैं, जिनका दो सोलेनॉइड है ऐसे करके, ठीक, और एक छोटा सोलेनॉइड इसके अंदर रखा हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब दो सोलेनॉइड, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा वाला सोलेनॉइड दिख रहा है और छोटा वाला उसके अंदर प्लेस्ड है, और मैं करंट इसमें से पास करा रहा हूँ। I1 करंट जो है इसमें जा रहा है, मैंने करंट इसमें पास नहीं करवाया, मैंने बड़े वाले करंट में वो I1 करंट पास करवा रहा हूँ, ठीक।
एंड बोला है दोनों की लेंथ बराबर है, मतलब दोनों की लेंथ जो है वो एल ही लेंथ है दोनों की, मान लो एल लेंथ है। कितनों को समझ में मैथ? मैं बोलता हूं कि अज्यूम दैट I1 be the current passing through the solenoid फर्स्ट, या सोलेनॉइड 1 कर लो, सोलेनॉइड 1 कर लो, पासिंग थ्रू सोलेनॉइड 1, ठीक। अच्छा इसमें देख लो, इसकी लंबाई L1 है, रेडियस R1 ले लो उसकी, है ना, रेडियस R1 ले लो, और इसकी एक होता है नंबर ऑफ टर्न्स मान लो, नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए, इसमें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ मान लो N1 मान लीजिए। बोलोगे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट, इसको यही लिखवा, इसको लिखवा ही दूंगा, रुक जाओ, रुक जाओ। सोलेनॉइड हैविंग n टर्न्स, ठीक, मान लो उसमें n टर्न्स है, बात नहीं, तो देखो हैविंग n टर्न्स मान लो, और छोटे वाले में देख लो जरा, इसकी लंबाई मान लो L1 बोल लेते हैं, इसका रेडियस लंबाई, दोनों की लेंथ बराबर है ना दोनों की, तो इसको LL कर दो, कोई दिक्कत नहीं, LL कर दो। R2 हो गया, और ये ये N2 कर लेते, ये N क्या होता है बच्चों? N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाय लेंथ, N का मतलब ये होता है, तो N इक्वल टू N अपॉन में L हो जाता है, ठीक, ये चीज है। अब मान लो कि मेरे पास क्या है, सोलेनॉइड 1 बड़ा हुआ सोलेनॉइड, इसमें से मान लो I1 करंट पास होकर निकल रहा है, तो अगर I1 करंट पास होगा तो करंट मैंने पढ़ा है चैप्टर 4 में कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों? तो आपको पढ़ा है कि म्यू नॉट N1 I1, पक्की बात, या बोलते इनसाइड सोलेनॉइड 1, तो बड़े वाले के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? इतना ही होगा। अच्छा क्लास, थोड़ा सोचना इसके बारे में, थोड़ा सा सोचना, क्या मैं बोल सकता हूं कि जितना मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड 1 के अंदर होगा उतना ही सोलेनॉइड 2 में भी होगा? पूछे क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, बोलो, देखो आपको पता है सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है कांस्टेंट होता है, और सारे के सारे स्ट्रेट लाइन जाएंगे। अगर करंट ऐसे पास हो रहा है तो सारे के सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी वो यूं निकलेंगी, यूं निकलेंगी, यूं निकलेंगी। सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं या जो करंट होता है इनके एक्सिस से होकर निकलता है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है इसके एक्सिस होकर निकलती है, होगी ना। तो अगर सोचो कि जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान के चलो कि वो इधर होगा, वही फील्ड लाइंस मैग्नेटिक सोलेनॉइड सेकंड से भी निकलेगी। क्या भाई एक बात बताओ, एरिया अलग है तो क्या कर सकता हूँ, उस वहां पर जुगाड़ बता रहा हूँ ना, बस ये समझ में आ रहा है तुमको, ये समझ में आ रहा है कि अगर मान लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकली वही सोलेनॉइड सेकंड से निकलेंगी, होगा, पक्की बात है, पक्का, बस ये चीज़ समझो। बस जैसे मान लीजिए कि आपके से कॉइल है, अब कॉइल से करंट पास कराओगे, अब करंट पास कराया तो गारंटेड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके यूं तो निकलेंगे ना, एक्सिस की तरफ होकर निकलेगी, इसका एक्सिस बीच से निकल के निकलेगा, तो मैग्नेटिक की फील्ड लाइंस बिल्कुल सेम ऐसे निकलेगी ना भाई, वो सीधा निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैं एक बात बोल सकता हूँ कि जो सोलेनॉइड जो सेकंड जो बिल्कुल बीचों बीच में है, तो उसके अंदर सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होकर निकलेंगी, जो ऊपर वाले निकले वही चीज़ अंदर वाले से निकलेंगी, होगी ना भाई। तो इसका मतलब एक बात क्लियर है कि अगर आपने क्या किया, सोलेनॉइड 1 को आपने करंट पास करवाया तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो सेकंड सोलेनॉइड में बनेगा, होगा ना भाई।
अगर क्योंकि करंट में इसमें करंट कोई नहीं पास करा रहा हूँ, मैंने करंट पास करा सोलेनॉइड 1 के अंदर, लेकिन मेरे 1 के करंट पास करवाने से बीच वाले में अपने आप ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं कि मैंने फर्स्ट वाले में कुछ नहीं, सेकंड वाले में कुछ नहीं किया, बस सेकंड वाले को मैंने फर्स्ट कॉन्टैक्ट में रखा एंड इसके अंदर अपने आप मैग्नेटिक फील्ड बननी शुरू हुई, इसके अंदर अपने आप ही ईएमएफ इंड्यूस होगी ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इसका। तो बेटे वहीं पर मान के चलो कि अगर मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड अगर सोलेनॉइड के अंदर क्या हो, म्यू नॉट एन आई होती है बच्चों, एन आई वन के बराबर होगी। तो अगर बात करता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वही बात करूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रो ईच कॉइल ऑफ सोलेनॉइड 2 क्या होगा। अब देखो मान लो कि इसके अंदर ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, कॉइल से। अब मैं बोलता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। तो मुझे पता है ये क्या होगा, बी ए कॉस थीटा के बराबर होती है बच्चों बीच वाले में। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा था, एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री, तो क्या बनेगा बी ए कॉस 0 डिग्री, तो बी ए बनेगा। तो फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स कितना बना, बी तो क्या बना हमारे पास म्यू नॉट एन आई वन, और ए क्या है पाई, और ये R2 का स्क्वायर बन जाएगा। ये बताओ कितने को क्लियर है भाई, कितने लोग बोलते हैं कि हाँ जी समझ में आ गया। म्यू नॉट आई वन, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर से निकलेगा वही सेम मैग्नेटिक फील्ड दोनों में से पास होकर निकलेंगी। तो बी तो मैंने बोल दिया कि म्यू नॉट एन आई वन, और क्या है एरिया क्या होगा पाई R स्क्वायर बन जाएगा इसका। यहाँ तक समझ में आया। ये कितने लोगों को समझ नहीं आया, देखो ये तो बी की बराबर वैल्यू आ जाएगी, और क्योंकि ये सर्कुलर शेप में होता है तो एरिया क्या होता है पाई R स्क्वायर होता है, पाई R स्क्वायर। और क्योंकि मैंने इसका रेडियस क्या बोला है, मैंने इसका रेडियस R2 बोला हुआ है, तो पाई R2 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, क्योंकि इसमें एक फ्लक्स का जो है, एक फ्लक्स से मैग्नेटिक फील्ड इतनी मतलब हमारे पास क्या है, इस पूरे सोलेनॉइड का एक फ्लक्स की वैल्यू इतनी आ रही है मैग्नेटिक। अब इसमें कितने, इसमें तो n कॉइल्स हैं, एक कॉइल के अंदर फ्लक्स कितना, इतना आ रहा है, तो n कॉइल से फ्लक्स कितना होगा, इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, होगा नहीं। समझ में बात सुनना नहीं है। देखो दिमाग लगाना कि ये पूरा का पूरा कॉइल है, उस पूरे के पूरे कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा। अब एक कॉइल का फ्लक्स जो है बच्चों वो इतना आ रहा है, पूरे के पूरे उसके अंदर क्या है, कितने फ्लक्स, कितने कॉइल, कितने टर्न्स होते हैं, n टर्न्स होते हैं बच्चों उसके अंदर, पूरे के पूरे उसमें n टर्न्स होते हैं, तो हमें n निकालना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा, यहाँ लिख दो, नीचे लिख दो, यहाँ कहीं कहीं जगह मिल जाए मुझे कहीं से। मैं बोलता हूँ टोटल फ्लक्स कितना बनेगा, टोटल फ्लक्स जो होगा बेटा, इसमें यहाँ जगह मैं आता हूँ, टोटल फ्लक्स क्या है फाई टी होगा, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, इट्स n इंटू फाई होगा, नंबर ऑफ टर्न इंटू, क्योंकि इसमें मैंने क्या बोला है, मैं इसमें n टर्न्स बोला हुआ था बच्चों, तो नंबर ऑफ टर्न्स इंटू 5 हो जाएगा। अच्छा दिमाग लगाना, अगर मैं यहाँ से ध्यान दे दो, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, इट्स n l हो जाएगा बच्चों। यहाँ से n की वैल्यू क्या बनेगी, इट्स nl बन जाएगी, डाल दी मैंने। और 5 की वैल्यू मैंने क्या पुट करी, मैंने वो तो मैंने पुट करी म्यू नॉट n I1, और यहाँ पे क्या पाई R2 का स्क्वायर बना दिया, ये था। अभी कुछ देर पहले 5 टोटल की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, वो तो m I1 बताई थी मैंने, और यहाँ पर क्या है n l म्यू नॉट n I1 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि इसका फ्लक्स क्या था बच्चों, इसका N2 था, इसका N1 था, तो एक बार इसमें N1 कर देते हैं, इसमें भी N1 कर लो, हाँ ठीक है, इसमें N1 कर लो, इसमें N2 कर लो, इसमें N1 कर लीजिए, ठीक है। इस I1 से I1 काट दीजिए, तो M की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों,
म्यू नॉट N1 N2, फिर क्या होगा बच्चों, पाई R2 का स्क्वायर इंटू L। ये बच्चों एक्चुअल में आंसर आपका। एक बार दोबारा देख लेते हैं बच्चों, ये एक्चुअल में आपका थ्योरम होता है बच्चों। दोबारा देख लो बच्चों, क्वेश्चन क्या था मेरे पास, क्वेश्चन क्या था, ध्यान दो। मैंने बोला होता है कि मेरे पास क्या है, एक बड़ा वाला कॉइल है, उसको बोलते हैं बड़ा वाला सोलेनॉइड है, उसके अंदर हमने एक और सोलेनॉइड डाल दिया। बोलता कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर अ पेयर ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ इक्वल लेंथ प्लेस्ड वन इनसाइड अनदर। मतलब अगर एक लंबा सोलेनॉइड है और इस तरह से कि एक सोलेनॉइड दूसरे में अगर हमने डाल दिया है, तो उस कंडीशन में कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हमको बताना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी लेंथ को L डाल दिया मैंने। अब दोनों की लेंथ बराबर है, रेडियस इसका R1 कर दिया, इसका R2 रेडियस कर दिया छोटे वाले का, और ये इसका N1 और ये N2। ये क्या है, N मतलब होता है इट्स नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि हमको नहीं पता कि इसमें कितने टर्न्स हैं, हमको नहीं पता कि ऊपर वाले कितने टर्न्स हैं। मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम इसे बोल देते हैं बच्चों। हो गया। तो अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम अज्यूम करते हैं कि मान लो कि मेरे पास क्या है, I1 एक करंट है जो कि सोलेनॉइड से पास होकर निकल रहा है, तो इसके अंदर n टर्न्स है बच्चों। तो I1 करंट है जो कि सोलेनॉइड के अंदर से पास होकर निकल रहा है, हैविंग n टर्न्स। तो मुझे पता है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड का म्यू नॉट Ni हो जाएगा। Ni का मतलब क्या है, इट्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है बच्चों, उसके बराबर होता है। फिर मैंने बताया कि अगर गारंटेड बात है कि अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है तो उसकी वजह से अंदर वाले का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ से निकलेगा तो अंदर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो मैं बोलूँगा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल ऑफ सोलेनॉइड 2, यानी कि सोलेनॉइड 2 के जो अंदर जितने कॉइल्स है तो कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो मुझे पता है BA cos थीटा होगा। अब B जो होता है मैग्नेटिक फील्ड जो है इस लाइन में जा रहा है और जो एरिया वेक्टर वो भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री, तो आंसर BA बन गया। अब B तो क्या है, मैंने कुछ देर पहले क्या निकाला, वो तो म्यू नॉट Ni1 डाल दिया, और A क्या है, यानी कि अंदर वाले के एरिया की बात चल रही है, तो अंदर वाले का क्या पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा, क्योंकि अंदर वाले का रेडियस कितना होता है, वो तो R2 होता है, तो पाई R2 का स्क्वायर। अब क्योंकि अंदर वाले की बात चल रही है तो अंदर वाले में एक कॉइल में इतना फ्लक्स है, तो क्योंकि अंदर में मान लो कि n टर्न्स होगा तो n टर्न्स के लिए कितना होगा, n पाई हो जाएगा। अब मुझे पता है कि अगर n इक्वल टू में n अपॉन में L होता है तो इसको मल्टीप्लाई करो तो टर्न्स आ जाएगा। तो n की वैल्यू मैंने इतनी पुट कर दी और मैंने फाई की वैल्यू इतनी पुट कर दी। अब ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा तुम्हारे पास N2 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा N2। तो अगर मान लो मुझे N2 निकालना हो तो N2 अपॉन में L निकाल देंगे या जो भी कर दो, तो कुल मिलाए क्या होगा बच्चों, यहाँ मुझे N2 डालना पड़ेगा, यहाँ मुझको N2 इंटू 5 करनी पड़ेगी, टोटल 5 N2 इंटू 5, तो यहाँ पर N2 इक्वल टू में N2 अपॉन में L करना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ अब ठीक है, N2 अपॉन L कर दिया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ से मैंने N2 अपॉन L निकल गया, अब बात ही खत्म होगी। अब I, क्योंकि मुझे फाई टी जो होता है वो Mi1 I से I काट दो और यहाँ पे M की वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो बस कुल मिलाकर ये था चैप्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया है ये पूरा का पूरा, और ये आपका EMI का टॉपिक एज कम्पेयर टू मतलब होता है ना कि इसमें कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं क्योंकि CBSE ने बहुत सारे सिलेबस में चीज़ें हटा दी हैं, तो जितनी चीज़ें थी मैंने सारी चीज़ें इसमें करवा दी हैं। और उसी के साथ साथ क्या है बच्चों कि आज थोड़ा सा मैं AC के बारे में थोड़ा पढ़ाने वाला हूँ, ठीक, ये टॉपिक सारा कवर हो चुका है अपना, ठीक है। तो चलो एक बार थोड़ा AC का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, AC करंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और नेक्स्ट क्लास में पूरा करवाऊंगा AC, ठीक है। ये अभी तक इसको नोट करो जल्दी से। चलो क्लास एक टॉपिक देखना, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट होता है बच्चों, इसका बेसिक्स समझते, बेसिक्स कवर कर लेते हैं, इसके बेसिक्स कवर कर लेते हैं बच्चों। अगली क्लास में इसको थोड़ा तरीके से कराऊंगा। इसके बेसिक्स बहुत सिंपल से हैं, सबको पता होता है बच्चों क्या
ये एसी, देख करंट दो तरह का होता है, करंट जो होता है वो दो तरह का होता है, कौन सा, एसी और डीसी होता है। एक होता है एसी करंट होता है, एक होता है डीसी करंट होता है बच्चों। सबको पता है करंट क्या है, करंट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, क्या होता है, चार्ज, ठीक है, चार्ज फ्लो। तो आई इक्वल टू, याद है हमने पढ़ा था, डी क्यू अपन में डी टी होता है बच्चों, यानी कि क्या होता है, चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं करंट कहते हैं। तो करंट क्या होता है, एसी करंट, क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज फ्लो। दिक्कत क्या है, करंट कहते हैं ना, आई इक्वल टू करंट होता है। अच्छा, एसी का मतलब क्या है, इट्स अल्टरनेटिंग करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट। एंड डीसी का मतलब क्या होता है बच्चों, डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट होता है बच्चों, डायरेक्ट करंट होता है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं डीसी से करते हैं। अगर मैंने बोला डीसी करंट बोल दिया, डीसी करंट बोले तो डायरेक्ट करंट बोल दिया, तो अगर कोई पूछा डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता, तो अक्सर बच्चों को ना इस बात की गलतफहमी होती है। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है वो करंट जो केवल, जो यूनि डायरेक्शनल होता है, जो केवल एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। द करंट विच फ्लो, विच इज यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, यानी कि ऐसा करंट जो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि विच फ्लोज इन, विच फ्लोज इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन ओनली, जो केवल एक डायरेक्शन में फ्लो करता है बच्चों, उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि मैं, अगर मान लो जैसे मैंने बोल देता हूँ ऐसे करके कि मेरे पास ऐसा कोई, मैंने बोला आई और ये टी है बच्चों। तो अगर मान लो कि मैंने बोला कि मेरे पास करंट यूं जा रहा है ऐसे करके, तो टाइम बढ़ रहा है, करंट ये तो कांस्टेंट हो गया, दिख रहा है, ये तो कांस्टेंट करंट है, लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इट इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव, मतलब क्या है, हमेशा ओनली पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है बच्चों। हो सकता है करंट ऐसे जाए, आई इक्वल टू मान लो ऐसे तरह जाएगा बच्चों। अब देखो यही पॉजिटिव शो कर रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव जा रहा है, जितना भी हो वो कभी नेगेटिव नहीं गया, ये ओनली पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है, या तो पॉजिटिव में जाए या नेगेटिव में जाए। हो सकता है करंट आपका ऐसे फ्लो कर जाए, आई ये रहा और टी ये रहा, हो सकता है कि ऐसे ऐसे जा रहा है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक बात क्लियर है कि डायरेक्ट करंट जो होता है या तो पॉजिटिव जाए या नेगेटिव जाए, या फिर मान के चलो कि हो सकता है कि आपको कुछ इस तरह चला जाए, दिस वन दिस वन दिस वन, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो अगर मैं मान लो ये टी है और ये आई है बच्चों, ठीक, तो उस कंडीशन में या तो पॉजिटिव जाए या नेगेटिव जाए। तो आपसे पूछा है डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है, कि वो करंट जो कि यूनि डायरेक्शनल होता है, जो केवल एक डायरेक्शन में जाता है, या तो पॉजिटिव जाएगा या फिर नेगेटिव जाएगा। तो either is in positive direction or is in negative direction, या तो पॉजिटिव जाएगा या फिर नेगेटिव जाएगा, बट जाएगा जरूर, या तो ये पॉजिटिव जाएगा या फिर ये नेगेटिव जाएगा, बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चला गया, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन जाएगा या फिर नेगेटिव डायरेक्शन जाएगा, बट जाएगा एक ही डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, जो कि एक बार में केवल एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, ठीक। लेकिन वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अच्छा इसकी बात एक बताता हूँ कि इट इज सिंबलाइज्ड बाय, सिंबल क्या होता है बच्चों इसका, कुछ ऐसा होता है जैसे बैटरी का होता है, ए प्लस ये माइनस, तो ऐसा निकलता है, ये होता है डायरेक्ट करंट का होता है। कोई दिक्कत, बात समझ में आई?
तो आपने देख लिया डायरेक्ट करंट क्या होता है, करंट विच इज यूनिडायरेक्शनल, जो कि केवल एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, या तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। जैसे कि इसमें देख लो ये पॉजिटिव डायरेक्शन शो कर रहा है, इसको देख लो पॉजिटिव, इसको देख लो पॉजिटिव, इसमें देखो ये नेगेटिव जा रहा है, तो या तो पॉजिटिव में जाएगा या नेगेटिव में रहेगा, ये होता है डायरेक्ट करंट होता है। लेकिन जो कहता है बच्चों एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो होता है अल्टरनेटिंग में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, थोड़ा सा मजेदार होता है, ये समझ लेना अल्टरनेटिंग करंट की खास बात क्या होती है। अगर आपसे कोई पूछा है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, तो क्या होता है, जो कि अपने डायरेक्शन को चेंज करता रहता है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। नोट करें तो उसको जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, जो अपने डायरेक्शन को। अब देखो क्लास, ये डीसी था, अब एसी करते, एसी कवर कर लेते हैं मेरा क्लास। ये बेसिक्स है बच्चों, और कुछ नहीं है, बेसिक्स कवर करना। ठीक है, देखो एसी करंट देखो, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट की खास बात क्या होती है बच्चों, बोलते हैं ऐसे करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन, जो अपने डायरेक्शन विद टाइम, जो टाइम के साथ अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है उसको बोलते हैं एसी कहते हैं। ठीक है, जो टाइम के साथ अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा उसको एसी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसा करंट होता है, तो आई अगर मान लो ऊपर जा रहा है और टी इधर जा रहा है बच्चों, तो कुछ इस तरह चलता है। तो इसमें क्या है, ये प्लस है, ये माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस, ये क्या है, एसी करंट है बच्चों। इसमें क्या है, ये प्लस वाला भी शो कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है, प्लस माइनस सब शो कर रहा है, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, एसी करंट कहते हैं बच्चों। उसके बाद अगर मान के चलो मैंने बोला दिस वन, मान लो ऐसा, अभी क्या है बच्चों, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब ध्यान दो, अगर इसमें करंट आई है और इसमें टाइम टी है, तो इसमें क्या है, टाइम के साथ ये दोनों डायरेक्शन शो कर रहा है, इधर प्लस माइनस, ये प्लस माइनस दिख रहा है। तो इसमें क्या है, करंट की कोई एक सिंगल डायरेक्शन नहीं है, इट इज़ बाय डायरेक्शनल होता है। तो आपसे कोई पूछा है अल्टरनेटिंग करंट की खास बात क्या होती है, तो क्या ये होता है बाय डायरेक्शनल होता है बच्चों, मतलब ये दोनों डायरेक्शन प्लस माइनस दोनों में होता है। ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों शो करेगा। ऐसे एसी में था, डीसी में था ना कि इट ट्रैवल ओनली इन वन डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल करता है बच्चों, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाय डायरेक्शनल। तो अभी के लिए बच्चों काफ़ी है बच्चों अपना, इसके बाद हम मिलते हैं। ऐसे आप चाहो तो देखो एक और एग्जाम्पल ले सकते हो आप चाहो तो, ऐसे मान लीजिए कि कुछ इस तरह से देता हूँ, कुछ ऐसा 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 कर दो, प्लस माइनस, ये आई इधर आ गया और टी इधर आ गया। देखो टाइम के साथ क्या है बच्चों, डायरेक्शन चेंज हुई है उसके अंदर, बात समझ में आई, उसको बोलते हैं बाय डायरेक्शनल होते हैं बच्चों। चलो मिलते हैं बच्चों। तो ये अभी के लिए इसका बेसिक्स मैंने करवा दिया है, अगली क्लास में डायरेक्ट टॉपिक्स पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं डायरेक्ट टॉपिक से स्टार्ट कराऊंगा, इसमें टाइम पास नहीं करूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, मौज करो।